लाइफ प्रोसेस क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें चलती रहती है। वो चीजें जरूरी क्यों है? ताकि हमारी बॉडी, हम जिंदा रह सकें। अच्छा, हमें जिंदा कौन रखता है? हमें जिंदा सेल रखते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। ये पूरा घर ईंट से बना है ना। अगर मैं सारी ईंट गायब कर दूं तो ये घर ही नहीं है। घर मतलब ईंट है, समझे? तो वैसे ही हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। अब अगर हम जो सेल है, ठीक है, सारे सेल अगर डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। कौन मर जाएगा? हम मर जाएंगे। करेक्ट है, सही बात है, परफेक्ट बात है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यार, हम जब भी कोई नई चीज लाते हैं तो क्या वो चीज पुरानी नहीं होती है? आप अगर नई बुक लाते हो तो उसे खट भी जाती होगी। कहने का अर्थ ये है कि सेल भले ही कितना ही परफेक्ट होता है, उसमें भी समय के साथ में डैमेज आता है। समझ गए बात? अब सेल वो डैमेज अपने आप नहीं भर सकता है। अभी घर में हमारा डैमेज आ गया कई दीवार पे, तो क्या हम मिस्त्री को बुलाएंगे? वो मिस्त्री आके सीमेंट वेट मार देगा, ऊपर लीपा पोती कर देगा, रेडी। पर हमारे सेल अपने आप वो काम नहीं कर सकते। उनको वो अपने आप को ठीक करने के लिए उनको कुछ चीजें चाहिए, जिसे हम नाइन्थ में बोलते थे मॉलिक्यूल्स। पढ़ा था मॉलिक्यूल्स से? मॉलिक्यूल्स, सेल को मॉलिक्यूल चाहिए। अब वो मॉलिक्यूल वो सेल खुद नहीं बना सकता। मेरी बात समझ आ गई है? हर जीव सेल से बना है और हर सेल को मॉलिक्यूल चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई है? अब वो मॉलिक्यूल जो है ना, वो हमको खाने से मिलता है। बात समझ में आ गई? तो एक तो सेल को क्या चाहिए? वो मॉलिक्यूल्स। और दूसरा, सेल को एनर्जी चाहिए, ताकत, ताकि वो मॉलिक्यूल से अपना काम निकाल सके। बात समझ में आई? दो चीज सेल को चाहिए, एक एनर्जी ताकि वो मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के अपना काम निकाल सके, दूसरा वो मॉलिक्यूल से अपनी मरम्मत कर सके। सही है? तो जितने भी सिस्टम हमारे बॉडी में चल रहे हैं ना, वो सब एक ही काम कर रहे हैं, ताकि सेल अपना मेंटेनेंस का काम कर पाए। हमारे बिल्डिंग में होता है मेंटेनेंस, होता है सेम हमारे बॉडी में वही होता है। सेल का मेंटेनेंस करने के लिए हम, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी चीजें चलती है। इसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन, खाना खाना। ये एक पार्ट है। सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है। खाना खा लिया, खाने में जो मॉलिक्यूल्स है वो तो पेट में गए ना, यहाँ गया, इंटेस्टाइन में गए। तो वो सेल तो मेरे यहाँ भी है, सेल तो मेरे यहाँ भी है, सेल तो मेरे यहाँ भी है, सेल तो मेरे यहाँ भी है। तो यहाँ कौन लेके आएगा? ऐसे थोड़ी खाना पेट में से बाहर निकल के यहाँ घुस जाता है। ऐसा तो होता नहीं है। तो कोई चीज चाहिए जो उस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक लेके आए। मतलब कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला चाहिए। अरे यस और नो? भाई, अभी आपको कोई सामान ऑर्डर करना है, वो सामान दिल्ली में मिलता है, आपको यहाँ तक लेके, तो कोई तो चाहिए डिलीवरी बॉय जो यहाँ तक लेके आए। यस और नो? तो हमारी बॉडी में जैसे कि डिलीवरी बॉय, वो कौन है पता है? ब्लड। ब्लड डिलीवरी बॉय। ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ से वो मॉलिक्यूल उठाएगा। एक चीज ऐसी है हमारी बॉडी में जो हर जगह होती है, वो ब्लड होता है। सही है? क्यों? क्योंकि ब्लड वो यहाँ से उठाता है मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो पेट से होते जाता है, वो इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे अभी। फिर यहाँ से उठाएगा, वो यहाँ देगा इसको। ठीक, चलो, कहाँ समझ आ गया ब्लड का? एक और दिक्कत है, हमको एनर्जी किससे मिलती है? मैं कब बताया था? ग्लूकोज से मिलती है। सही बात है। पर ग्लूकोज से एनर्जी तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में टक्कर ना करे, मतलब रिएक्शन ना करे। ओके, खाना से ग्लूकोज तो मिल गया, ऑक्सीजन कहां से आएगा? इसलिए रेस्पिरेशन से। समझ गए? ठीक है। तो सेल को मॉलिक्यूल भी मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ग्लूकोज भी मिल गया, सेल ने रिएक्शन भी कर दी, अपना मेंटेनेंस भी कर दिया। अब मुझे बात बताओ, हमारे घर के अंदर पूरे दिन कुछ कामकाज करते हैं, तो क्या घर में वेस्ट नहीं बनता है? कचरा बनता है, तो सेल के अंदर वेस्ट भी बनेगा। सीधी सी बात है ना भाई। कोई भी रिएक्शन होगी उसमें वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, सीधी सी बात है भाई। एक रिएक्शन में बहुत सारा सामान बनता है, कुछ सामान हमारे काम का होता है, कुछ सामान काम का नहीं होता है। ऐसे होता है ना, घर में भी ऐसे ही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे भाई हाँ के ना। भाई हम जब कोई, मान लो कि हमने, लेट अस सपोज करो कि कोई सब्जी बनाई या फिर जूस बनाया, ठीक है, आम का जूस बनाया, ठीक है, तो केरी केरी काट दी, वो गुठली किस काम की हमारे? तो वो वेस्ट ही है ना, तो देखा जाए तो। सही है? तो ऐसे जब सेल अपने अंदर बहुत सारे रिएक्शन करता है ना, तो सेल बहुत सारे वेस्ट चीजें बनाता है। अब वो वेस्ट चीजें हमारे काम की नहीं है। अगर वो वेस्ट सेल के अंदर इकट्ठा हो गया ना, सब सेल मर जाएंगे, मतलब वो वेस्ट को निकलना जरूरी है बॉडी से बाहर। तो सारे सेल उस वेस्ट को उठा के फेंक देते हैं ब्लड में। क्या फेंक देते हैं? अब अगर ब्लड के अंदर में वेस्ट इकट्ठा हो गया तो भी राम नाम सत्य हो, तो क्या करने का? तो फिर किडनी चाहिए। तो ब्लड सारा वो वेस्ट का लेके आएगा किडनी में। किडनी हमारे वाटर फिल्टर की तरह, ब्लड में से वो जो कचरा है ना, वो सब बाहर निकाल देती है, ब्लड को एकदम प्योरीफाई कर लेती है, और उस वेस्ट को यूरिन के रूप में हम बाहर कर देते हैं। अब ये तो क्या पढ़ लिया? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड और एक्सक्रीशन। ये चारों चीज यहाँ पे जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई है? अकेला न्यूट्रिशन लिया तो सिर्फ ग्लूकोज मिला आपको, और मॉलिक्यूल तो यहाँ बैठे, वो यहाँ तो पहुंचेगा नहीं, ब्लड चाहिए ही चाहिए।
ये सब सिस्टम जुड़े हुए हैं आपस में। अब उससे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि दुनिया के जितने भी जीव है उनको दो चीज चाहिए, एक चाहिए एनर्जी, एक क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। सही बात है। एनर्जी हमको किससे मिलती है? ग्लूकोज से। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन, सुना है ना आपने ये सब? तो ये सब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं इंसानों की बात करो तो इंसान को ग्लूकोज और ये न्यूट्रिएंट दोनों ही बाहर से मिलते हैं, आउटसाइड से मिलते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो जो इंसान का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। किसी हमको हर चीज बाहर से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट, विटामिन, प्रोटीन सब बाहर से मिलेंगे। सही बात है। तो हम कैसे हैं? हम हेट्रोट्रॉपिक है। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अपना ग्लूकोज खुद बनाए। देखो, इसमें कौन आता है? प्लांट्स। प्लांट्स को भी इंसानों की तरह एनर्जी चाहिए और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। एनर्जी उनको कहां से मिलेगी? उनको भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी। अब देखो, प्लांट को न्यूट्रिएंट तो बाहर से मिलते हैं। प्लांट प्लांट को क्या चाहिए पता है? आपने पढ़ा होगा, साइंस 9th में पढ़ा था। प्लांट को पता है नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। हमने एक वर्ड पढ़ा होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। आपके लास्ट चैप्टर में आया होगा, ये फूड रिसोर्सेज में आया था ना। तो प्लांट को भी वो चाहिए। तो प्लांट को ये कहां से मिलता है? मिट्टी में से। कोई वांधा नहीं है। पर प्लांट को जो ग्लूकोज है ना, प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाता है। सही है, आपने सुना ना, पढ़ा होगा, प्लांट मेक देयर ओन फूड। एक्चुअली प्लांट पूरा फूड नहीं बनाता है, सिर्फ ग्लूकोज बनाता है, बाकी चीजों से बाहर से मिलता है। ठीक है, और प्लांट जब अपना ग्लूकोज खुद बनाता है ना, क्योंकि ये खुद बना रहा है, इसलिए प्लांट का कौन सा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो है वो, ऑटो, उसको किसी की जरूरत नहीं है एनर्जी के लिए, वो अपना ग्लूकोज खुद बना लेगा। और प्लांट अपना ग्लूकोज खुद कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? तो कल हमने ये चीज डिस्कस की थी। क्लियर है? अब फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है। ओके, आप खाना बनाते हो, पनीर का, आपने पनीर की सब्जी बनाई, आपको सब्जी बनानी है, तो जो पनीर की सब्जी के सामान चाहिए उसमें से अगर एक भी सामान नहीं होगा, सब्जी बनेगी क्या? बन तो जाएगी, पर वो पनीर नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, टेस्ट अलग होगा। अगर प्रॉपर सब्जी बनानी है पनीर की, तो आपको वो सारा सामान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? सही बात है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में चार चीजें चाहिए, वो चार में से एक भी गायब हो गया तो दिक्कत है। पहला चाहिए CO2, दूसरा चाहिए H2O, तीसरा चाहिए क्लोरोफिल और सनलाइट। और अब क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। कितना क्लियर है? तो ये जब चार चीजें प्लांट को मिल जाती है, तब एक रिएक्शन होती है और ये तीन नई चीजें बनती है। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखो, प्लांट को CO2 कहां से मिलता है? एयर में से, हवा से मिल गया। ये कहां से मिलता है? सॉइल में से, मिट्टी में से। ठीक है, ये उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? उसके लीव्स में होता है। लीव्स में कहाँ होता है? सेल में होता है। सेल में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। मालूम पड़ गया? तो सेल के, प्लांट की लीव्स के अंदर जो है सेल होते हैं, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, वो यही है। फिर क्या चाहिए? सनलाइट। ये कहां से मिलेगी? सन, सूर्य भगवान से मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? और जब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएगी तो ये चीज बन जाएगी, और ये है ग्लूकोज। इसी से प्लांट अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा। कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑक्सीजन प्लांट बाहर छोड़ देगा और वो ऑक्सीजन हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, हम और प्लांट कितने जुड़े हुए हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, प्लांट CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। सो इट्स गिव एंड टेक। जो मुझे चाहिए वो तू दे, जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। तो प्लांट हमारे बिना कुछ नहीं है और हम प्लांट के बिना कुछ नहीं। और ये सच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हमको लगता है यार कोई, हम तो आजाद है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 5 मिनट के लिए खुद का गला बस घोट लो इतने आजाद हो तो। एक तरह से कह सकते सिम्बायोटिक। जो उसको चाहिए वो हम देंगे और हमको जो चाहिए वो दे रहा है। ये बात समझ आ गई आपको? अब आज हम ये प्रूव करेंगे कि CO2, अगर मान लो कि ये चार में से कोई एक भी चीज हटा दूं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ग्लूकोज नहीं बनेगा। सही बात है?
तो आज हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, 2 एक्टिविटी पढ़ेंगे जो हमारे बुक में है, और मैं जो आपको एक्टिविटी डिस्कस करूंगा डीप में, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी में कैसे आंसर लिखना है ये आपको बैठे बैठे मैं दे दूंगा, कुछ चिंता ना करें, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा, कैसे उसका आंसर लिखना है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब मेरा प्लान ये है कि मैं पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट करूं, फिर इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसकी पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, क्लियर है? फिर एक टेस्ट होगा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का सिर्फ, क्लियर है? फिर बचेगा ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, फिर एक टेस्ट उसका होगा, चैप्टर बड़ा है इसलिए हम पार्ट्स में टेस्ट लेंगे। इतना क्लियर है? सो अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट के लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, और प्लांट के लिए क्या बहुत जरूरी है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी अगर नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। अभी कैसे प्रूव करेंगे? तो हम एक्टिविटी करेंगे। अब उस एक्टिविटी में क्या समझ में आएगा, तो एक बात समझ लो, एक सब्सटेंस होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन की एक खासियत है, अगर आप आयोडीन को स्टार्च, स्टार्च का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। मैं पहले बताया था आपको कल, स्टार्च बोलूं, ग्लूकोज बोलूं, कार्बोहाइड्रेट बोलूं, एक ही होगा, ठीक है? आप ऐसा समझ लो कि अपने ग्लूकोज से क्या बनता है? स्टार्च बनता है, वो है एक ही चीज। अरे हाँ के ना, ऐसा मान लो फिलहाल के लिए। आप जब बड़े 11th 12th 11th आएंगे ना, तब आप पढ़ेंगे कि हल्का सा ही फर्क है इन दोनों में, ठीक है एक लगभग एक जैसी चीज है। आयोडीन की प्रॉपर्टी है कि आयोडीन को अगर आप स्टार्च में मिक्स करोगे ना, तो तुरंत स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके साथ में आयोडीन मिलके क्या कलर देगा? ब्लू और ब्लैक। मतलब इमेजिन करो कि मैं यहाँ आयोडीन लेके आऊं और मेरे हाथ पे डालूं ऐसे, और मान लो कि कलर ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब मेरे हाथ पे क्या है? स्टार्च। प्रूव हो गई ये बात समझ में आई? तो अगर आयोडीन किसी भी चीज के साथ में मिलके ब्लू ब्लैक कलर दे दे, इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया तो स्टार्च नहीं। ये बात समझ आ गई आपको? है ना? अरे हाँ, यस और नो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई? अब तो ये जानेगा ना, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है? अब वो हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। उस एक्टिविटी में करना क्या होता है तो देखो, सबसे पहले हम देखो, मैं आपको कल ये भी समझाया था कि प्लांट जो होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है कौन सा? देखो 2 पार्ट होता है, ग्लूकोज बन गया, कुछ पार्ट तो वो यूज कर लेगा और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा बचेगा ग्लूकोज का, सही बात है? वो जो एक्स्ट्रा होता है ग्लूकोज, प्लांट उसको किसमें कन्वर्ट कर लेता है? स्टार्च में, मालूम है ना? यस और नो? तो प्लांट एक्चुअली बचत करता है स्टार्च, तो ग्लूकोज बन गया, थोड़ा बहुत यूज कर लिया और थोड़ा बचा लिया, ठीक है? अब वो क्यों बचाया पता है? मान लो कि कल उठ के कोई खराब दिन आ गया, मान लो कि कहीं बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा है ना? सही बात है? तो क्या करेगा? जो उसने वो स्टार्च स्टोर किया है ना अपने अंदर में, उसको यूज कर लेगा। उसको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किससे मिलती है प्लांट को? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कब बनता है? जब होता है फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए क्या चाहिए? पानी। मान लो कि अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, तो प्लांट के पास में CO2 भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, तड़का भी पड़ रहा होगा भयंकर वाला, पानी नहीं है तो रिएक्शन होगी नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं, तो मर जाएगा फिर वो, उसको एनर्जी हर समय चाहिए। तो उस समय ये जो है ना स्टार्च, जो उसने स्टोर किया था, हम भी तो करते ही ना यार, हम महीने के पैसे कमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं, वो कब यूज करते हैं? जब हमारे खराब दिन आते हैं कि भाई चलो कोई बीमार पड़ गया, यस और नो? भाई वो निकाले अपनी एफडी जो भी है, वो सेव किया, वो तोड़ा, अपना पिगी बैंक तोड़ा और वहां यूज कर लिए। हम भी यही करते हैं, तो प्लांट भी यही करता है। कितनी बात क्लियर है? तो आप ये समझो कि अगर मैं आपके ये गमले में प्लांट है, ओके, उसके अंदर उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर स्टार्च होगा ही होगा। वो स्टार्च कब यूज करेगा? जब उसके खराब दिन आएंगे तब। नॉर्मली क्या करता है वो, जो डेली बनेगा ग्लूकोज उसको यूज कर लेगा, जब उसके अच्छे दिन है तो वो यूज करेगा, थोड़ा और थोड़ा बहुत सेव भी करता रहेगा। बस समझ में आ गई? ओके। अब आप समझो, अगर मैं ये वाला प्लांट लेके आ जाऊं, ओके, मेरी बात समझ आ रही है? वो समझो, मैं प्लांट लेके आ गया, अगर मैं चाहता हूं कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, मुझे पत्ते में क्लोरोफिल, मुझे उसको उसमें से बाहर निकालना है, तो क्या करना चाहिए पता है? आप एक वो ले लो, डिश लो, ठीक है, पेट्री डिश बोलते हैं केमिस्ट्री में, घर में बोलते भूगेली अपनी। अरे वो जब चाय, जिसमें होता है चाय बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे तुम? तपेली। तपेली, तपेली में ले लो थोड़ा बहुत पानी, और उसमें उसमें थोड़ा ऐड कर दो एल्कोहल। क्या ऐड कर दो? एल्कोहल। एल्कोहल आप समझ गए, ठीक है? तो ऐड कर दिया एल्कोहल। अब क्या करो, आप वो पत्ती ले लो
और फिर उसको डाल दो अल्कोहल में और उसको गर्म करो पतीले को। थोड़े समय बाद में पूरी जो है पतीले का कलर ग्रीन हो जाएगा और पत्ती का कलर गायब, ग्रीन कलर हो गया ही नहीं उसका। वो तो क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर सारा जो है क्लोरोफिल वो कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो हम एक पत्ती का क्लोरोफिल बाहर निकाल सकते हैं उसको सिर्फ अल्कोहल के अंदर गर्म करके। अल्कोहल प्योर नहीं होना चाहिए, 70% अल्कोहल होना चाहिए और 30% क्या होना चाहिए? पानी। मतलब 70 ढक्कन अगर उसके हैं तो 30 ढक्कन पानी के होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उस मैं आपको उसको उबालना होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से वो पत्ती लेके आ जाऊं हमें गमले में से, अब देखो वो उस प्लांट ने सुबह सुबह किया होगा फोटोसिंथेसिस, पूरे दोपहर में उसने ग्लूकोज बनाया होगा और बहुत सारा ग्लूकोज यूज कर लिया होगा, उसने कुछ बचा भी लिया होगा स्टार्च के फॉर्म में, तो उस पत्ती में स्टार्ट तो होगा ही होगा। अब अगर मैं उस पत्ती को तोड़ू, ठीक है, और फिर उसको ऐसे उगाल दूं उसमें, तो सारा क्लोरोफिल बाहर निकल गया। फिर मैं उसमें डालूंगा आयोडीन, तो कलर क्या आएगा? ब्लू और ब्लैक, क्रिस्टल मौजूद है अंदर। इतनी बात क्लियर है? तो देखो मुझे क्या प्रूव करना है कि बिना क्लोरोफिल के काम होने वाला नहीं। अब इसको कैसे प्रूव करें? तो इसके लिए हमको एक नॉर्मल पत्ती नहीं चाहिए होगी, हमें उस पेड़ की पत्ती चाहिए। पता है कुछ आपने पत्तियां देखी होगी, पता है कुछ जगह तो ग्रीन होती है, कुछ जगह थोड़ी सी अलग कलर की होती है। मनी प्लांट को देखो भैया, समझ गए? अरे ये सुनो, मतलब अगर अगर आपने मनी प्लांट की जो पत्ती है वो कुछ ऐसी होती है, वो पान की पत्ती की तरह होती है ना, समवॉट लाइक दिस, ऐसी होती है, ऐसी होती है। अरे हाँ के ना? आप उसको ऑब्जर्व करना, वो मान लो कि यहाँ से ग्रीन है, ऐसे से ग्रीन, सही बात है ना? तो कुछ जगह तो ग्रीन होगी, सही बात है, और कुछ जगह कैसी होती है? वाइट वाइट होती है, हाँ के ना? समझ गए? तो जिस जगह वो ग्रीन है, ये जगह ग्रीन वाली है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल। क्या है यहाँ पे? क्लोरोफिल है। और जिस जगह ग्रीन नहीं है मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, सही बात है? अरे यस और नो? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, तो अगर जो ग्रीन प्लांट की पत्ती को मैं धूप में रखूंगा प्लांट को, तो ग्लूकोज किस जगह बनेगा? जहां पे क्या होगा? क्लोरोफिल। सही बात है कि नहीं बात है? अरे यस और नो? सही बात है। तो देखो मनी प्लांट की जो पत्ती होती है उसमें है ना जो होता है क्लोरोफिल, वो हर जगह नहीं होता है, वो पैचेस में होता है। पैचेस मतलब कहीं कहीं पे होता है। तो जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। और जहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो सर अच्छा सर यहाँ पे नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, और सर यहाँ भी तो सेल होता है ना, प्लांट में सेल होता है, हर जगह सेल है, तो सर इसको कौन देता है एनर्जी? तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तो बनता है ना ग्लूकोज। अरे हाँ क्या ना? तो यहाँ का ग्लूकोज यहाँ पहुंच जाता है। अरे ये छोड़ो, हमारे बॉडी में कैसा होता है, हम खाना खाते हैं, खाना यहाँ पहुंचता है और ब्लड उसको यहाँ ऊपर लेके आ जाता है। प्लांट में कौन करता है? वो जाइलम फ्लोएम, पढ़ा था ना हमने 9th में। सही बात है? तो ये छोड़ लो। तो प्लांट में भी ऐसा होता है कि भाई अगर मान लो कि यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बना है तो यहाँ का ग्लूकोज यहाँ पहुंच जाता है। समझ गए? अब अगर मैं नॉर्मल पत्ती तोड़ के लेके आऊंगा तो क्या होगा? स्टार्च हर जगह होगा, क्योंकि इसने बहुत दिनों पहले बनाया होगा स्टार्च और वो उसने अपनी पूरी पत्ती में स्टोर कर लिया होगा। सही बात है? ओके। मैं क्या चाहता हूँ पता है? मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से इस प्लांट के अंदर से सारा स्टार्च बाहर निकाल दूं। वो कैसे करें? तो एक काम करते हैं, हम एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट, उसको अंधेरे रूम में रख देंगे 3-4 दिन के लिए। अच्छा उससे क्या होगा? देखो मान लो कि मैं प्लांट को अंदर रूम में लेके आ गया, अब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बंद, ग्लूकोज बनना बंद। मतलब अब उसको एनर्जी के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? स्टार्च। उसकी सेविंग यूज करनी पड़ेगी। सही बात है? अब आप उसको 3-4 दिन बंद कमरे में रख रहे हो तो क्या होगा? 3-4 दिन में उसके बाद जितना स्टार्च होगा वो सारा हो जाएगा यूज, है ना? भाई नहीं हो तो 5-6 दिन रखना, 6-10 दिन रखना भले। आपको क्या को दिखेगा आप प्लांट की पत्तियां मुरझा रही है, आपको आइडिया आ जाएगा आप खत्म हो गया। समझ गए? यस और नो? तो हमने उसको ब्लैक रूम में रख दिया एकदम। अरे यस और नो? तो हमने इस मनी प्लांट को कहां रख दिया था? डार्क रूम में, कंप्लीटली डार्क रूम, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। ओके, डार्क रूम में रखने से क्यों नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस? सनलाइट नहीं है ना। मैंने क्या बोला? सनलाइट जरूरी है, 4 चीज चाहिए ना, हमने सनलाइट हटा दिया तो ग्लूकोज नहीं बनेगा फोटोसिंथेसिस में। यस और नो? क्लियर है? अच्छा, अब 3-4 दिन हो चुके हैं, मैं पूरा श्योर हूं कि अब इस पत्ती के अंदर में कहीं भी स्टार्च नहीं है, ना यहां बचा, ना यहां पे, ना यहां पे, ना यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम श्योर हो गए अभी? हुए कि नहीं हुए श्योर? श्योर है अब तो अभी अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? हम तुरंत उस गमले को उठाएंगे और थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के, ठीक है? अब देखो आधे घंटे में इसको धूप भी मिल जाएगी अब, सही है? तो क्या होगा? जहां जहां पे ग्रीन होगा वहां पे क्या बनेगा? ग्लूकोज।
और ग्लूकोज से क्या बनेगा, स्टार्च। पर बेटा यहाँ पर पहुंचने थोड़ा टाइम लगेगा ना अभी तो यार, इसमें तो तुरंत पहुंच जाता है यार, हम खाना खा लिया तुरंत यहाँ पहुंच गया, थोड़ी होता है, खाना खाते हैं वो पचता है, इट टेक सम टाइम, सही बात है। तो हम अभी इतना श्योर है कि आधे घंटे में केवल यहाँ यहाँ जहां जहां पे वो ग्रीन था वहीं वहीं पे स्टार्च बना होगा, अरे यस और नो, और यहाँ पे स्टार्च नहीं होगा, अरे यस और नो, बस समझ में आ गई नहीं, कितना क्लियर है। पहले क्या था, पहले तो स्टार्च हर जगह था क्योंकि वो तो हमने उसको छेड़ा भी नहीं था, अब तो हमने उसको चार्जिंग कहाँ रखा था, डार्क रूम में, तो पत्ती में से हर जगह स्टार्च खत्म हो चुका है अभी, ओके। अब मैंने उसे 15-20 मिनट के लिए बाहर रखा है, तो जहां जहां पे क्लोरोफिल होगा, मतलब ये जो कॉर्नर्स है ये वाले, यहाँ पे क्लोरोफिल है तो यहाँ पे स्टार्च बनेगा और यहाँ पे स्टार्च नहीं होगा। 15 मिनट के लिए बाहर रखा, एक पत्ती को तोड़ के अंदर लेके आ गए अंदर। अब हमको मालूम है यहाँ पे स्टार्च नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्च होगा, अब प्रूव कैसे करें इसको, ठीक है, तो एक काम, पत्ती को लेंगे, एल्कोहल में डालेंगे, उबालेंगे, जब इसको उबालेंगे तो अब ये पत्ती जो पहले ग्रीन कलर था, ओके, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर था, वो ग्रीन कलर गैस गायब हो जाएगा, इट विल बिकम कलरलेस, पूरी पत्ती एक जैसी हो जाएगी, अरे हाँ के ना। पर मैं ये बाउंड्री बना रहा हूँ, ये बाउंड्री की मैं बता सकूं कि पहले यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल था, यहाँ पे क्लोरोफिल था, यहाँ पे क्लोरोफिल था, यहाँ पे क्लोरोफिल था, सही बात है। अब अगर अगर सच में यहाँ पे क्लोरोफिल था तो केवल यहीं पे स्टार्च होगा और यहाँ पे स्टार्च होगा नहीं, तो अब जब हम इस पे डालेंगे, क्या डालेंगे, आयोडीन, क्या डालेंगे, आयोडीन, तो आयोडीन पे पूरी पत्ती में फैलाएंगे हम, यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे, सही बात है। तो ब्लू ब्लैक कलर केवल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ब्लू ब्लैक कलर, और यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्च है ही नहीं, ओके, ये बात समझ आ गई आपको। अब क्यों नहीं आ रहा, क्यों, अब ओके, आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर कब देता है, जब स्टार्च होता है, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च था, यहाँ पे स्टार्च क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल था और यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, बात समझ में आई कि नहीं आई, हो गया ना प्रूफ, हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, हो गया प्रूफ कि भैया सच में क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस है, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं है। अब बोलो सर अगर हम उसको 15 मिनट की जगह 2 दिन बाद रखे तो फिर तो 2 दिन में वापस से स्टार्च क्या पहुंच जाएगा, अरे हाँ के ना, तो फिर आप कंफर्म कैसे करोगे, हमें ये कंफर्म करना है कि जहां पे क्लोरोफिल है वहीं पे होता है फोटोसिंथेसिस, और जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ी देर बाद रखना है, इतनी देर बाद रखना है कि बस यहाँ पे बन जाए ग्लूकोज, है ना, और यहाँ पे वो पहुंच ना पाए, फिर पत्ती को काट दो, एक बार काट दोगे तो फिर खेल खत्म उसका, समझ गए। तो केवल यहीं पे आएगा ब्लू ब्लैक कलर और यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर क्यों आया, मतलब यहाँ पे स्टार्च था और यहाँ पे स्टार्च क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्लोरोफिल था, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, उसके बिना काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, समझ गए। ये हमने क्या प्रूव कर दिया, वाई क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपकी एक्टिविटी कौन सी है, 6.1। आपको ये याद नहीं करना, आपको मैं बढ़िया आंसर दूंगा, ठीक है, कैसे लिखना है, बढ़िया प्रॉपर लिखा होगा, ओके, और वो सब लिखना नहीं, बस अब आपको समझ में आया ना क्या हुआ इसमें, आ गया, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, CO2। अब इसको कैसे प्रूव करें, CO2 तो हवा में होता है, चलो भाई फोटोसिंथेसिस तो पानी के अंदर था, पेड़ के अंदर था, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया, कुछ जुगाड़ कर दिया, CO2 तो हवा के अंदर है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसे करें, ठीक है, तो इसको भी करेंगे। देखो आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, उससे थोड़ा सा अलग मैं बात बताऊंगा आपको, तो आप कोई भी लिखो एग्जाम में चलता है, हमें प्रूव करना है, अरे यस और नो, समझ गए। उसमें जो उसमें ना 2 प्लांट लिए, मैं जो आपको एक्टिविटी बताऊंगा वो एक प्लांट की बताऊंगा, इतनी बात क्लियर है, अरे यस और नो, फालतू क्यों दो पेड़ लेके चलने के, एक पेड़ लेके चलो ना, काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको जो आंसर दिया है इसमें वो भी ऐसा ही दिया है जो मैं सिखाने वाला हूँ, ताकि मिसमैच ना हो जाए, क्लियर है, समझ गए। अच्छा अब सारे बच्चे इस एक्टिविटी 6.2 को देखो, इसमें एक गमले की तरफ एरो किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जो ए वाला फिगर है, फिगर 6.4 में जो ए है उसमें देखो, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्ड दिखा है ना, पोटेशियम, ये वर्ड दिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यस सर, ओके।
अब आप 9th में अगर केमिस्ट्री थोड़ी सही से पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 4, तो मुझे बात बताओ, पोटेशियम का नंबर क्या होता है, के का नंबर 19। ओके, क्या होता है 19। ओके, और उसकी वैलेंसी क्या होती है, +1। क्या होती है, प्लस और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-1। याद आया कुछ? यस सर। और यहाँ के ना इसको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, KOH। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये इतना खास क्यों है, ये इसकी बड़ी विशेषता होती है। अगर मैं इस रूम को सील पैक कर दूं और मैं इस रूम में ना बहुत सारा फैला दूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक केमिकल है, ठीक है, पानी पानी नहीं, मतलब एक नमक की तरह होता है, ठीक है, सच में नमक नहीं होता है, उसके जैसा दिखता है, सिर्फ पाउडर जैसा होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो अगर उसको मैं इस रूम में बिछा दूं, ठीक है, और पूरा रूम सील पैक कर दूं, अंदर हवा नहीं एंटर होनी चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस रूम के अंदर जितनी CO2 होगा ना, सारी खींच लेगा। इस रूम में 0 CO2 बचेगा। ये उसके अंदर क्षमता होती है। इट एब्जॉर्ब्स द एटमोस्फियरिक CO2। इट एब्जॉर्ब्स किसमें से करती है एब्जॉर्ब, एटमोस्फियर में से। हवा में जो CO2 होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सर इसका क्या काम है एक्सपेरिमेंट में, इसका काम है कि मुझे क्या प्रूव करना है कि CO2 बहुत जरूरी है। ओके, सही बात है ना भैया। तो अब ये बात माइंड में रखना, KOH क्या करेगा, CO2 को खींच के ले लेगा, मतलब उस जगह को CO2 से विहीन कर देगा, मतलब वहां CO2 बचेगा ही नहीं, फिर उसका नामो निशान नहीं बचेगा। और जहां पे CO2 होगा नहीं, वहां पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। सही बात है। और जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहां पे स्टार्च भी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं? यस। परफेक्ट बात है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो, अगेन हम एक गमला लेके आएंगे। इस बार हमको ऐसी लीव नहीं चाहिए कि सर वैसी लीव ले लो ना जो आधे जगह तो ग्रीन हो आधे जगह व्हाइट हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं इसका। तो इस बार हमको क्लोरोफिल से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, CO2, तो हवा में होता है। तो आप कोई भी प्लांट ले सकते हो, ठीक है। आपने एक प्लांट ले लो, ठीक है, और उस प्लांट को अगेन 3 से 4 दिन तक डार्क रूम में रखो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जितना स्टार्च है वो प्लांट यूज कर ले, एक बार उसकी सेविंग यूज कर ले। सही बात है। अगर आप उसको नहीं रखोगे तो क्या होगा, फिर उसके पत्ती के अंदर पहले से क्या होगा, स्टार्च होगा, हर जगह होगा वो तो फिर क्या मिलेगा कलर, ब्लू, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। अरे हाँ, क्या ना, फिर तो हर जगह ब्लू ब्लैक कलर आएगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो पहले उसको रख दिया हमने 3-4 दिन तक डार्क रूम में। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि प्लांट के अंदर अब स्टार्च नाम की कोई चीज बची नहीं, खत्म, कोई नहीं है, ठीक है, सही है। फिर हम उस गमले को उठा के, वो जो गमला होगा हमारा, ठीक है, अब उस प्लांट के अंदर कोई स्टार्च नहीं, तो वो जो गमला है हमारा, ठीक है, वो हम बाहर लेके आ गए ऐसे। ये हमारा वो प्लांट है, उसकी ये जड़ें हैं, ओके, उसके ये ऐसे डाली से डाली है ना, उसके डाली पे अलग अलग, मान लो कि ये लीव्स है उसकी, ओके। उसमें से मैं एक लीव को थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है, सच में ऐसे एक पत्ती छोटी एक बड़ी ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं एक को जूम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। अरे उस पर बहुत सारी डालियां होगी, बहुत सारी पत्तियां होगी, सही बात है ना भैया। अरे यस और नो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लीव्स है, ओके, यहाँ भी लीव्स है, बढ़िया हरा भरा पेड़ है। बाकी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस पत्ती पे फोकस करना है। अब ध्यान से देखना बेटा, देखो हमने इसको 3 से 4 दिन डार्क में रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अब किसी भी इलाके में कोई स्टार्च मौजूद नहीं है। सही बात है। तो अब अगर मैं आयोडीन डालूंगा तो क्या ब्लू ब्लैक कलर आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, स्टार्च है ही नहीं। अरे हाँ के ना, बात समझ गए। फिर क्या करें, फिर क्या करें पता है, उसको लाइट में लेके आने से पहले हम इस ये जो एक पत्ती है, आपको किसी एक पत्ती पे फोकस करना है। अरे हाँ के ना, इस आधी जो है ना ये लीव है, उसको एक डब्बे में पैक कर दो, आधी लीव को ऐसे एक डब्बे में पैक कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे भाई ये डब्बा है, ये लीव है, उसको आधा से अंदर पैक कर दो, ऐसे सील पैक कर दो, कोई दिक्कत है क्या? आधी पत्ती बाहर रहेगी आधी पत्ती अंदर रहेगी, सही है। और यहाँ से सील पैक कर दो। क्या करना है, मतलब बाहर से कोई भी CO2 अंदर जाना नहीं चाहिए। बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि ऐसा एक डब्बा लेके आ जाओ, ठीक है,
तो ये जो लीव है आपकी वो ऐसे अंदर आधी आधी बाहर, और यहाँ से सील पैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, जो इतना इतना भाग है लीव का उसको तो CO2 मिलेगा, और इसको CO मतलब वो तो इसके बाहर होगा, वो इसके अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यस और नो, ठीक है। और फिर धूप में लाने से पहले इसके अंदर रख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, धूप में लाने से पहले, सही बात है। अब क्योंकि ये सील पैक है तो बाहर से CO2 अंदर आ नहीं रहा है, तो अंदर मान लो कि जो थोड़ा बहुत CO2 होगा वो सारा कौन खींच लेगा अपने अंदर, अंदर खींच लिया। मतलब अब इस डब्बे के अंदर CO2 नाम की कोई चीज बची नहीं। डन, बात समझ आई कि नहीं? अरे यस और नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ओ हीरो इधर देख, वहां कुछ नहीं, अब यहाँ देखो बेटा। तो इस डब्बे के अंदर CO2 नाम की कोई चीज बची नहीं, सही बात है। अब कोई CO2 नहीं है अंदर। हाँ, अब देखो हुआ ये कि मान लो कि जैसे मेरा हाथ वो बत्ती है, ठीक है, इतना भाग डब्बे के अंदर, इतना डब्बे के बाहर है। तो अब क्योंकि जो इतना इतना भाग है लीव का जो डब्बे के अंदर है उसको CO2 नहीं मिलेगा, और इतना इतना भाग जो डब्बे के बाहर उसको CO2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतने भाग को CO2 टिक, इतने भाग को CO2 क्रॉस, सही बात है। और फिर मैं इस ऐसे ही पैक किया हुआ धूप में लेके आ गया, धूप में लेके आ गया। अब जरा इमेजिन करो, ये भाग को CO2 नहीं मिल रहा है, इसको CO2 मिल रहा है। अरे यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ। अब देखो मैं डब्बे मैं लेके आ गया, डब्बा ट्रांसपेरेंट है, तो इस बार भाई धूप भी इसके आर पर हो जाएगी, सही बात है। देखो अब इस भाग को क्या क्या मिल रहा है, पानी तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जड़ से पहुंचता है। अरे हाँ क्या ना, धूप भी मिल रही है। अरे हाँ क्या, डब्बा ट्रांसपेरेंट है ना भाई, भाई ये खिड़की ट्रांसपेरेंट होकर अंदर लाइट नहीं आ रही है क्या, लाइट आ रही है ना, तो धूप भी आ जाएगी अंदर, सही बात है। और इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद है पहले से, सिर्फ क्या नहीं है, CO2, सही बात है। अब जरा इस भाग को देखो, इस भाग को, ये बार बार देखो, इसको CO2 भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, धूप भी मिल रही है, और क्लोरोफिल भी है। तो वो चार चीज चाहिए, वो चारों मौजूद है, इसके पास में CO2 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 ज्यादा देर तक नहीं है, 2 घंटे 3 दिन रखोगे ना, तो जो यहाँ बनेगा ना क्लोरोफिल स्टार्ट, वो यहाँ पहुंच जाएगा फिर। तो ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट के लिए बाहर रखो। तब क्या होगा, जब 15 मिनट के लिए बाहर रखोगे तो इतने इतने भाग में क्या बन जाएगा, स्टार्च, क्या बन जाएगा। और यहाँ पे स्टार्च बनेगा नहीं, और यहाँ पे जो स्टार्च बना है उसको तो भी यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा ना अभी, यस और नो। तो बस 15 मिनट रखो और पत्ती को काट दो, काट दिया। अब इस पत्ती को बाहर निकाल दिया, है ना। सो इस पत्ती को बाहर निकाल के ऐसे कर दो, मैं ऐसे कर दिया, और आप इस लीव को ऐसे लेके आ गए, ठीक है। अब देखो इसके दो भाग है, ये जो डब्बे के इनसाइड था, सही बात है, अरे हाँ के ना, और ये जो डब्बे के आउटसाइड था, सही बात है। अब आप पत्ती तोड़ दिया, अब क्या करोगे आप, इसमें ऐसे मार्क कर लो, ठीक है, और इस पत्ती को बॉईल कर दो, बढ़िया बॉईल कर दिया, सारा क्लोरोफिल बाहर निकल जाएगा, पत्ती एकदम कैसे हो जाएगी, व्हाइट, कलरलेस हो जाएगी, सही है। अब हम इस पर डालेंगे आयोडीन, क्या डालेंगे, अब क्या होगा, क्योंकि ये भाग अंदर था, यहाँ पे CO2 नहीं था, तो स्टार्च नहीं बनेगा, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, और यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ऐसा। तो पत्ती यहाँ से एकदम डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगी, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट रहेगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 मौजूद नहीं था, रिएक्शन नहीं हुई, खत्म बात, प्रूव हो गया। भाई क्लोरोफिल भी मौजूद था, यहाँ पे सनलाइट भी था, पानी भी था, सब कुछ था, सिर्फ CO2 नहीं था। वो CO2 किसने खींच लिया, KOH ने खींच। अब आप ना, मुझे बहुत बच्चे 9th में पूछते थे कि सर ये केमिकल का क्या यूज होता है। देखो KOH का कितना इंपॉर्टेंट यूज है, अगर KOH नहीं होता तो क्या हम ये प्रूफ कर पाते, कोई तो चीज CO2 खींचने वाला, सबका यूज होता है। क्या पता कोई केमिकल आप डिस्कवर कर लो और उसका पता नहीं कहाँ पे कब हो जाए यूज, किसी को नहीं मालूम, समझ गए, ये बात होगी क्लियर। तो ये एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि CO2 भी जरूरी, समझ गए, पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, ठीक है। तो ये हमारा ये दो हमारे इसमें ये दो ही दिया हुआ कि हमें क्या प्रूव करना है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और CO2 भी, ठीक है। ये हमने 2 पार्ट प्रूव, डन, 2 एक्टिविटी हमने पूरी कर दी, ठीक है। कल हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया था, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे
तो इट स्वेल्स कब होता है, कब वो स्वेल करता है, जब वाटर उसके एंटर करता है अंदर, किसके अंदर एंटर करता है, गार्ड सेल के अंदर में। और जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है तो वो श्रिंक करके उसकी वो जगह भर जाती है, जगह बन हो जाती है, उस जो खाली जगह है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्लियर है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक लास्ट चीज बच गई है, वो है कि मैं प्लांट को देखो, हमें क्या चाहिए था, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कहां से मिल गई, ग्लूकोज से, वो तो पढ़ लिया हमने डीप में। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या पढ़ते हैं, अगेन प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, पानी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज चाहिए, पानी, ये सब कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, खत्म, इतने। क्लियर, डन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, समझ गए ना। अब आएंगे हम हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब उसमें कौन आएगा, हम लोग आएंगे। कौन आएगा, हम लोग आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम लोग आए, हम आएंगे, एनिमल्स आएंगे, बहुत सी वस्तु आएंगी, ठीक है। मशरूम है, मशरूम है, यू सीन मशरूम, मशरूम खाया कि नहीं खाया, कभी खाया नहीं, अच्छा देखा तो होगा मशरूम, है ना। आपने फंगस देखी है, तो फंगस लग जाती है ब्रेड के ऊपर और वो सब, है ना, वो भी क्या है, वो भी सब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक में आपको है ना, दुनिया में कितने अलग अलग तरह के जीव होते हैं ये जानने को मिलता है। कोई जीव ऐसे होता है ना जो मरी हुई चीज को सड़ा के फिर खाता है, कोई जीव ऐसे होते हैं जो जिंदा चीज के ऊपर रहते हैं, उसी से खाना चुराते हैं, उसको मारेंगे नहीं, बस उससे खाना चुराते हैं। इट्स लाइक दिस कि आपने मेहनत की, पैसा आपने कमाया, मैं घर में घुसा, चुरा लिया, ऐश कर लिया, आप ऐसे के वैसे। और एक हम लोग होते हैं, ठीक है, जो उनसे अलग है। तो इसमें वैरायटी है ना। हम देखेंगे अमीबा किस तरीके से खाना खाता है, ब्रेड, मोल्ड, मशरूम, ये कैसे, है ना। तो अलग अलग वैरायटी होगी, ठीक है। तो मुझे एक बुक दे दो, वहाँ पे दो है ना, एक में दे दे। सब यहाँ 3 जन है। कहाँ पे, 1 2 3 ओए तो वो नोट्स में है राज, और उसके बाद नोट्स का 10th वाले चैप्टर से नोट लेके जा, सब बनाना पड़ेगा। तो तो पड़ेगा ही ना, आलसी। लड़ाई मेरे मगर तीसरा चलते यार, तो एक्सपेरिमेंटल का हाँ बेटा शराब नहीं करना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, तो हर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो इधर काम मिलता होता है कि हाँ बेटा शराब तो अभी मंगा ले बोले, मंगाने को तो है कि नहीं बना सके। क्या भी लड़की को बोलना पड़ता है इसके फ्रिज में पड़ा सर वो किंग संडे को जब पापा नहीं है तो मुझे बोलना। सर सर ये देवांगी कुछ पूछ रही नहीं सर कुछ नहीं। हाँ क्या पूछे, बोल। सर टूट जाएगा फिर वो नीचे वाले आंटी ऊपर आ जाएगी। आए तो बढ़िया है, थोड़ी बातचीत भी होगी हमारी। क्या बहुत इमोशनल है, तो फिर क्यों लड़ते हैं हमसे, अरे लड़ते तो है तो वो भी जाते हैं। ऐसा मतलब फिक्स है। हर बार अच्छा तुम्हारे ड्रामा में गए थे, सिलेक्शन हो गया ड्रामा में, क्यों, हमारा लिया ही नहीं। अच्छा ऑडिशन लिया ही नहीं और टीम भी सेट कर ली, अरे बाकी है ना, हाँ तो कल बाकी है। अच्छा तो वो क्या करवा रहे थे, मतलब ऐसे बुला बुला के कुछ आपको टास्क दे रहे थे कि ये करो, अच्छा क्या क्या दिया टास्क में, एक लड़की को क्या वो ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है। अब ग्लोबल वार्मिंग हुआ और आप कहो आप ग्लोबल वार्मिंग हो और आप मतलब कहो भी लाइक उसमें बोलो उससे क्या इफेक्ट तो प्रांजल ने क्या तो नहीं कही तुझे प्रांजल ने क्या तो प्रांजल इस साल नहीं तो ये पूछते गई ग्लोबल वार्मिंग से यार तो नया ना लावे ओए ऑप्टिकल तो लाया ना नन्ना देखा तू ऑप्टिकल टू बॉडी कोई शादी में आते हैं अभी ना मेंबर ठीक है चलिए। या
देखो अगेन, न्यूट्रिशन का मकसद क्या है? बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लांट एनर्जी के लिए ग्लूकोज खुद बनाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रोप। हम न्यूट्रिएंट और एनर्जी वाला ग्लूकोज दोनों ही बाहर से लेते हैं, ठीक है। इस इन शॉर्ट में हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट भी नहीं बनाते अपना खाना खुद, है ना। देखिए प्लांट को क्या, चलो चपाती बना रहे हैं, नहीं, प्लांट भी अपना फास्फोरस नाइट्रोजन वो खुद कुछ नहीं बनाता है, सिर्फ एक चीज खुद बनाता है, वो है ग्लूकोज, इसीलिए उसका नाम ऑटोट्रोपिक, ठीक है। फिर हम आते हैं हेटरोट्रोपिक में। कौन होता है हेटरोट्रोपिक? तो ये वो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें जो भी जीव होंगे वो अपना खुद का फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो दे डज नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, समझ गए? वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, मतलब खुद का ग्लूकोज भी नहीं बनाते और खुद का जो न्यूट्रिएंट है वो भी नहीं बनाते, खुद का प्रोटीन विटामिन वो खुद कुछ नहीं बनाते, वो एनर्जी मतलब ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे पे ही निर्भर है, सो दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग थिंग्स, ओके। वो किसी और पे निर्भर है। और वो जीव जो हिट अपने खाने के लिए, अपने एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों के लिए किसी और पे निर्भर है, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। और इसमें कौन आता है? इसमें हम आते हैं, ह्यूमंस, ठीक है, फंगस, ठीक है, अमीबा, मशरूम्स, ये सारे, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? कैट, बिल्ली, टॉमी, जो भी है भाई, तुम्हारे फेवरेट जो भी एनिमल है सबका नाम ले सकते हो तुम, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? हेटरोट्रॉपिक, मशरूम प्लांट नहीं है, फंगस है, ठीक है, इट इज अ फंगस। हाँ खाते हैं, थोड़ा ये तो खाने वाले जो है मुर्गा भी खाते हैं, तो मुर्गा पेड़ है क्या? मुर्गा नहीं खाते? मैं तो खाता हूँ भाई मुर्गा, भाई खाने वाले नॉर्मली खाते हैं ना, तो नॉर्मली पेड़ से आता है, तो अंडा कहाँ से आता है? जीव से आता है, चिकन में से आता है, चिकन अंडे में से। ठीक है, ठीक है। तो मेरे हुनार बच्चों यहाँ देखो, सो जो जिसमें खुद प्रोड्यूस खाना नहीं होगा, किसी और पे निर्भर होंगे, इसका एग्जांपल ह्यूमन, फंगस, एनिमल्स, ठीक है। अपना लिखते जाना अपने हिसाब से, बस रैंडम मत लिखना, ठीक है। अच्छा पता है आपने अपने 10th में तो नहीं आता है, पर आपने 9th में, अपने 6th 7th में खूब पढ़ा होगा, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। सुन लो, कार्निवोरस कौन होता है? जो किसी जिंदा जीव को मार के खाना खाएंगे, एनिमल है ना, जैसे कि शेर जो होता है, लायन, वो हिरण, भैंस, बकरी, उसका करता है शिकार और फिर खाता है उसको, वो कार्निवोरस है, ठीक है। सो ये जो होते हैं ना, ये ओनली मीट कंज्यूमिंग एनिमल्स है, दे ईट अदर एनिमल्स, दूसरे नहीं खाता, ठीक है। एक है हर्बीवोरस, घास फूस वाले, ठीक है, गाय भैंस ये सब, दे ईट ओनली प्लांट, ठीक है। इसमें रैबिट, डियर, एलिफेंट, ये था ओमनीवोरस, जो घास फूस भी खा सकते हैं, मतलब प्लांट को भी खाते हैं, और मीट भी खाते हैं। हाँ ह्यूमंस, इंसान रोटी भी खाता है, रोटी आती है गेहूं से, गेहूं का गेहूं प्लांट से आता है। हम फल फ्रूट खाते हैं, प्लांट से आता है, और खाने वाले नॉनवेज भी खाते हैं, वो एनिमल से आता है। कौआ, कौआ देखा है आपने? वो मरे हुए जीव भी खा सकता है, वो चाहे तो वो रोटी वोटी खा लेता है, या सुनो बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। तो हम सब ओमनीवोरस में आते हैं, सो वी आर ओमनीवोरस, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो छोटी सी बात है। अब मेन चीज आता है,
देखो इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कितनी वैरायटी है, आपको इसमें 3 वैरायटी देखने को मिलेगी। इसके 3 मोड है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 मोड है, या 3 मोड्स। आपको पता है, अपने होता है ना गेम मोड, वो मोड, इसके 3 मोड है। आजकल नहीं आता था इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अर्बन मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, ऐसे इसमें 3 मोड, मतलब आपको 3। मैं जितने भी ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी लोग खाना किसी और से ही खाएंगे, पर सबका खाना खाने का तरीका अलग है। कुछ जीव ऐसे हैं जो चीज मर गई है ना, फिर वो सब सड़ रही होती है, उस सड़ी हुई वस्तु से खाना खाता है। तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल। वो मरे हुए जीवों से अपना खाना निकालते बाद, उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स, जिसमें आपके फंगस और ये मशरूम आता है। आप मशरूम को देखना पता है, वो किसी कोई प्लांट गिर गया हो उसके, या कोई जो घास फूस हो सूखी हुई, वो वहां पे उगता है, जहां पे कोई मरी हुई चीज हो। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट मोड है सेप्रोट्रोपिक मोड। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो डेफिनेशन ये है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट और एनिमल। सही है? इसका एग्जांपल कौन आ गया? इसका एग्जांपल आ गया आपका ये मशरूम्स हो गए, ये सब। ठीक है, फंगस, आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा, पता है ब्रेड के ऊपर वो फंगस आ जाती है, क्या बोलते हैं उसे गुजराती में? उब 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 क्या आता है पता है? रोटी सड़ जाती है, बहुत दिन तक हम रखते हैं तो उब उब उब, वो यही फंगस। ऊपर में आ जाता है ना ऊपर। हाँ बस वही फंगस। उब है। ठीक है, तो फंगस जो है वो इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? एक तो ये है। अच्छा, एक है सेकंड, ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये बड़े अजीब होते हैं। पता है बचपन में हमारे शरीर में जुएं होती थी, अभी भी होती होगी, कोई है ऐसा? कोई बुरी बात नहीं है। आपने डॉग्स में देखा, बहुत बहुत देखा होगा, पता है उनके बॉडी में तो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ चिपका रहता है, जो ये गली में घूमते रहते हैं कुत्ते, जो कानों में कुछ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, यहाँ पे बचपन में जुए भी गिरी होगी बालों में, सीधी सी बात है। जुआ मतलब जुए क्या होती है, मम्मी ने खूब मारी भी होगी ऐसे ऐसे ऐसे। किसी किसी जुए बालों में गिरी हुई है बचपन में, जुए बालों में गिरी हुई है बचपन में, मतलब बालों में जुए थी किसी, ऐसा कोई है? अच्छा भाई, मैं मेरे भी थी भाई खूब। ये अभी थी सर। जान झुका नहीं, बुरी बात नहीं, हो जाता है कुछ भी। ये। इसलिए राजस्थान जाता है तो हर बार लेके आता है क्या जो ऐसा? इसके तो बाल ही नहीं मिलेगी, बोलो इतने बाल है ना। इसके आगे थोड़ा तो पता है वो जू क्या करती है? वो जू एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती है, मतलब वो अपना खाना किसी और से लेती है। तो क्या करती है, वो जू हमारे बॉडी में रहती है। आप कभी जू को मारते हो, दिखा रहा उसमें ब्लड निकलता है। देखो, हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में क्या होता है? ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट। जू को भी वही चाहिए, अरे हाँ के ना। अब हम जब वो खाते हैं, ग्लूकोज न्यूट्रिएंट वो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और वहां से क्या जाता है? हमारे ब्लड में जाता है। यस और नो? और जू हमारे शरीर में बैठती है, हम खून पीती है, उसको तो बना बनाया ग्लूकोज मिल जाता है, कुछ करना ही नहीं है उसको। भाई आखिर हम खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि हमारे ब्लड में क्या एंटर हो जाए? ग्लूकोज और ये सब प्रोटीन विटामिन। सही बात है? अरे हाँ के ना। ये किसको चाहिए? जू को। उसको खाने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे खून के अंदर पहले से मौजूद होता है, मौजूद, ले लिया। भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, 2 ऑप्शन है, कमाओ या चुराओ। मैं चुरा लिया, कमाने की जरूरत नहीं। और मॉस्किटो भी कैसे दोगे? हाँ बिल्कुल, पैरासाइट का एग्जांपल हुआ, वो हमारे तो खून पीता है। क्लियर है? बात समझा कि? तो ये पैरासाइटिक जीव है, मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे, उसको मारेंगे नहीं कि जीवों को मार देती क्या? नहीं, उसको मालूम है ये तो यार सोने की मुर्गी है, इसको क्या मारने का यार, है ना? सोने की मुर्गी अंडा देगी, ये तो कल पनीर भी खाएगी, फिर पिज्जा भी खाएगी, तो अलग अलग वैरायटी का क्या खून मिलेगा? हाँ हाँ भाई हाँ। बेटा अंडा सोने का हो के ना हो, पर मार्क्स जरूर अंडे आ सकते हैं, नहीं सर, है ना? वो रेड अंडा जरूर हो सकता है, नहीं सर, आगे कैसे? पर बेटा वो कभी कभार देख बेटा, वो तेरा भ्रम है, वो लाइन यहाँ नहीं, वो लाइन यहाँ होगी। नहीं सर, वो सर बाद में दोगी उस तरफ ही है। हाँ ऐसा? हाँ बेटा, वो इंटू में होंगे।
मैडम मैथ्स का बंदा तो क्यों बैठ रहा है फालतू? चल नहीं नहीं, बिहुला का तो नहीं हुआ है ना, बिहुला इस बार तो बिहुला 60-70 के तो ऊपर ही है कि नहीं? आराम से बिहुला से घेर पकड़ लिया इसको। बढ़िया, गुड, नाइस। फिर सर क्या हो, क्लच की जगह ईंट आ जाती है। अब भाई ओए, अब ये गाड़ी रफ्तार में ये तो धीरे मत कर देना। देख सर सुपरा लेनी है। हाँ तो जो भी ले, बस यहाँ पे सुबह साफना होगा, बस इतना है, ठीक है? ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सुनना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड, वो अपना फूड डिराइव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, उसको मारे बिना। पता है, आपने सुना था पेट में कीड़े होते हैं, सुना पेट के कीड़े, सुरंगिया। करमड़िया जो होते हैं, है ना, और भी कीड़े होते हैं पेट में। वो क्या करते हैं, वही तो करते हैं। हमने जो खाना खाया है, हमने खाना खा लिया, हमने ले लिया प्रोटीन विटामिन, है ना, अब हमारे पेट में ही होते हैं, या फिर हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे, है ना, जो इंटेस्टाइन वहां पे होते हैं, बस तैयार ग्लूकोज आया, ले लो, चोर होते हैं वो, समझ गए? तो ये सब उसके एग्जाम्पल है, ठीक है? टेप वॉर्म, कसकटा, अच्छा सबसे बढ़िया अमरबेल। आपने अमरबेल देखी हुई है? आपने ऐसा पेड़ देखा होगा जिसके ऊपर ऐसे कोई कुछ ऐसी चीज लिपटी हो? हाँ लिपटी इन सेंस की आपने, अच्छा ग्रेप्स का पेड़ देखा हुआ है, हाँ। अंगूर, तो उसमें तो कैसा, तो एक बेल होती है उसकी, ऐसे वो लिपटी रहती है। आपने वो देखा, मनी प्लांट देखा होगा? अच्छा वो गिलोय लिपटी लेती है ऐसे ही ना। एक अमरबेल एक पेड़ होता है, अमरबेल एक पेड़ होता है, मैं कभी उसका फोटो भी खींच के लेके आऊंगा, ठीक, दिखाऊंगा आपको। अपने मैंने बारिश के मौसम में यहाँ देखा हुआ, अपने यहाँ भी मौजूद है, अपने इस रोड पे, इस रोड पे एक पेड़ पे वो अमरबेल चिपकी हुई है। अमरबेल पेड़ नहीं है, वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, दिखने में पेड़ जैसा है, वो उसका बड़ा है मस्त फंडा। वो क्या करता है पता है, वो आजू बाजू में पेड़ होगा जो कि क्या कर रहा होगा, जो खुद का खाना खुद बना रहा होगा, है ना, वो उसको लिपट जाएगा, उस पूरे पेड़ को घेर लेगा, और जब पेड़ अपना बनेगा, ग्लूकोज बनाएगा, पानी में से क्या खींच के लेगा, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कुछ चुरा लेगा उससे। वो कुछ कुछ नहीं करता, उसकी जड़ें इतनी गहरी भी नहीं होती, वो सब कुछ उस पेड़ से चुरा, इसका तो खुद भी कुछ बनाता होगा। कुछ नहीं, बस नहीं, खुद चलेगी रास्ते। सिर्फ ताकि अपने आप को अपनी पकड़ रख सके थोड़ी देर, बस। समझ गए? तो ये अमर बेल का फंडा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसका साइंटिफिक नेम है कसकटा, ओके? आगे का और तो देख मैं कर ही ले पहले ये पूरा दिया। इसे बोलते हैं अमर बेल, ठीक है? इसका ये अपने अपने लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है। तो ये पेड़ नहीं है, इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ प्लांट विच फॉलोज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सारे प्लांट खुद का खाना खुद नहीं बनाते, समझ गए? कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो खाना चुराते हैं किसी और से, तो इसका ये एग्जांपल ये है, ठीक है? सो ये इसका, अब हम किस में आते हैं, तो हम ना तो आते हैं सेप्रोटॉपिक में, हम ना आते हैं इसमें, हम आते हैं होलोजोइक। किसमें आते हैं? तो जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है? एक वर्ड आएगा नोट्स इसमें आता है बीच में, ठीक है? तुझे यहाँ मिल जाएगा, जब पढ़ेगा तो मिल जाएगा, ठीक है? अभी तो ध्यान दे सकते हो। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कोई चीज पहले से मरी हुई है, ओके, आप उसको सड़ा गला के खा रहे हो और अपना पेट भर रहे हो। इसमें क्या होता है, कोई चीज जिंदा है, आप उसको जिंदा भी देख रहे हो, उसे खाना चुरा रहे हो। इसमें क्या होता है पता है? अच्छा, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस और सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें मुझे आपको एक भेद समझाना पड़ेगा। तो पहले ये समझ लो इसका फंडा, फिर आपको ये फर्क समझना है कि होलोजोइक इन दोनों से अलग कैसे है। देखो इससे तो अलग है ही है, क्या हम ऐसा होता है क्या कि हम किसी के घर में जाते हैं और किसी इंसान के अंदर घुस जाते हैं, उसका खाना चुरा के बाहर आ जाते हैं, ऐसा तो हम करते नहीं है, तो हम इससे तो अलग हुए। और यहाँ के ना, पर देखा जाए तो हम जो प्लांट खा रहे हैं, हम उसको मार के तो खाना खा रहे हैं ना भाई। आखिर में हम क्या करते हैं, हम सेब को तोड़ के ले गए, हमने उसको पेड़ से अलग कर दिया, मर गया वो सेब,
अरे हाँ के ना, आपने किसी मुर्गा उर्गा काट दिया, मर गया वो मुर्गा, खा लिया आपने उसको। आपने एक अंडा खाया, अंडा एक जीव है, उमर गया वो। तो हमने तो किसी मरे को खाया, ये भी किसी मरे को खाते। तो फिर हम दोनों में अलग क्या है? एक हल्का सा फर्क है। और वो फर्क तब समझ में आएगा आपको जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं और सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं उसका फर्क समझेंगे। ठीक है। ये आपको स्कूल में मैम ने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपलर वर्ड सुनने में आया था? नहीं आया? तो अब वो वर्ड सुनना आप। कॉम्प्लेक्स तूने कहा था मैम, तुझे तो नहीं सुना होगा, और वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब सुनो, नाउ लिसन। बेटा मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स और सिंपल की पूरे समझा रहा हूँ, अब आगे मैं बार बार समझाऊंगा नहीं। आगे मैं जब भी कॉम्प्लेक्स बोलूंगा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूँ रिडक्शन, तो माइंड में क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन का ऐड करना। हाँ, ठीक है? अरे यस और नो? समझ गए? तो देखिए, हमारी बड़ी बड़ी विचित्र है। आप सबसे पहले मतलब मैं कभी जब मैं ये पढ़ता हूं ना, अपना जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, और इसके अंदर क्या हो रहा है, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कितना मतलब कितना गड़बड़ घोटाला है। अब वो गड़बड़ घोटाला क्या है वो समझ नहीं। मुझे एक बात बताओ, हम जब खाना खाते हैं हमें क्या चाहिए? रोटी, चपाती। चपाती किससे बनती है? आटे से। लोट कहाँ से आता है? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आते हैं? गेहूं के पेड़ से। सही है? सही बात है ना? तो हम सीधा गेहूं का पेड़ क्यों नहीं खा लेते? भाई बात तो अजीब है ना। तो गेहूं का पेड़ उग गया, उस पर गेहूं भी आ गए, लेके आओ मॉम मॉम मॉम, चला लो। स्वाद नहीं आता। चलो वो भी ठीक है भाई, एक चीज सही है, स्वाद नहीं आता, सर पर कोई जरूरी नहीं है हर बार स्वाद ही है। आपको सर्दी जुकाम हो तब क्या स्वाद आता है? तभी खाना खाते ही है ना। सर अच्छे ठीक से है? डाइजेस्ट नहीं होता। ओके ओके चलो ठीक है। वो तो पेड़ है। मैं आपको गेहूं ला के दी उसे, गेहूं उसको पीसना नहीं है। ठीक है? गेहूं, चलो भूख लगी है ले खा। चलो ठीक है, गेहूं पिसवा दिए, अब जो आटा है, आटा से भूख लगी है ले आटा खा। सर छोड़ तो चिपक दिया। जाएगा। तो भी काम करनी तो थोड़ा छोटेगा तो निकाल देंगे चॉकलेट की तरह से, पेट में छोड़ दिया वो है ना? मतलब कुछ दिक्कत होगी ना उससे, देखो कुछ ना कुछ दिक्कत है ना हर जगह। ठीक है, चलो आटा, चलो वो भी नहीं, उस आटे को गीला करो। रोटी सेकना नहीं, सिर्फ गीला, वो गीला आटा खा लो, वो भी चौट जाए, खराब है। तो क्या चाहिए हमको? हमको तो देखो वो गेहूं का प्लांट से मतलब नहीं है। गेहूं उसको पीसो, फिर उसका आटे को लोट बनाओ, लोट को फिर तवे पे सेको और फिर दो, तब जाके वो हमारे काम का है। आखिर में वो रोटी आई कहाँ से? वो गेहूं से आई है ना। तो वो गेहूं गेहूं हमारे काम का नहीं है, काम का कौन है हमारे? वो रोटी सेक सेक के। अब सुनो, जस्ट एक वर्ड आपने सुना, बहुत सुना होगा, ये प्रोटीन सुना वर्ड? यस आपने ये प्रोटीन वर्ड सुना होगा, बहुत बार सुना है कि ना? सुना है? अच्छा, ये प्रोटीन वर्ड जो है ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका स्कूल में ये पूरा हो गया क्या? ये बाकी है? ठीक। तो 3 लेक्चर दूसरा। अब देखो, एक वर्ड सुना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड। अरे अब वापस हाँ, ये सर आज ही पढ़ाया है ये। फैटी प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, फैट को हम ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है? फिर एक आता है कार्बोहाइड्रेट। ये न्यूट्रिएंट ना, न्यूट्रिएंट इससे बनेगा ग्लूकोज। ठीक, इसे हम बोलेंगे शुगर। क्या बोलूंगा आपसे मैं? तो जब मैं शुगर, स्टार्च ये बोलूं तो एक ही मतलब होता है, ठीक है? हल्का सा फर्क होता है बस, ठीक है? क्योंकि हमें डीप उसका क्या फर्क है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, बहुत माइन्यूट फर्क है, हमको उसमें डीप में जाना नहीं, हमारा वो फर्क एग्जाम में आता भी नहीं। अब हमारे बॉडी कितनी विचित्र सुनना, देखो हम जब जो खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारा अल्टीमेटली कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है? ठीक है, वो डीप में पढ़ेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना जाता है ब्लड में। कहाँ जाता है? ब्लड। अब यहाँ पे एक दिक्कत है,
हम प्लांट से जो खाते हैं ना, जो जो खाना खाते हैं, उसमें होता है प्रोटीन। क्या होता है? अगर वो प्रोटीन यू का यू चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर में प्रोटीन को नो एंट्री, एंट्री नहीं। मैंने क्या बोला पता है? हर चीज को एंट्री नहीं होती सेल में, मालूम है ना? है ना? हमारी बॉडी बड़ी अजीब है। हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन आ चुका है, पर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ऐसा ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन को पार करके ब्लड में एंट्री नहीं मार सकता, क्योंकि प्रोटीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। बहुत और भी कारण है। तो पता क्या होता है? अब मालूम पता है, अब खाना पचाना, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या नहीं कि खाने से ये झोरा करना, वो तो हमने जो मिक्सर उसमें भी कर ले, कि भैया 1 कटोरी पनीर लिया, 1 कटोरी दाल लिया मिक्स किया, 1 कटोरी चावल लिया, 2-3 रोटी चुरी, ये लो। वो खाना पचा नहीं है। खाना पचने का अर्थ पता क्या होता है? कि डाइजेस्ट, खाना पच गया, इसका अर्थ ये होता है कि जब हमारे खाने में जितना प्रोटीन था सब टूट के क्या बन जाए? अमीनो एसिड। हमारे खाने में जितना फैट था वो सब टूट के क्या बन जाए? फैटी एसिड। हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट था वो सब टूट के क्या बन जाए? ग्लूकोज। तब हम बोलेंगे खाना डाइजेस्ट हो गया। अब पता है क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन ब्लड में नहीं जा सकता, स्मॉल इंटेस्टाइन से केवल अमीनो एसिड ब्लड में जा सकता। सही है? अरे यस और नो? सिमिलरली हमारी बॉडी को क्या चाहिए? फैट। क्या चाहिए? फैट। पर हम खाना खाते तो फैट मतलब ऑयल, घी, तेल, उसमें फैट होता है, ठीक है? वो फैट हमारे कहाँ पहुंचता है? यहाँ तक। फैट अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जा सकता नहीं है, जो साइज बड़ी होती है उसकी, ठीक है? तो अगेन फैट को किस स्मॉल इंटेस्टाइन से एंट्री किसको मिलेगी ब्लड में? फैटी एसिड को। तो फैट से क्या बनाना पड़ेगा? फैटी एसिड। अगेन आते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। पर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा साइज बड़ा होता है और इसका साइज क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। अगेन हम जो खाते हैं खाना, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एंट्री नहीं होती। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को एंट्री नहीं होगी, तो अगेन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बनाना पड़ेगा? ग्लूकोज। क्या बनाना पड़ेगा? तो ये आपको दिख रहा है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब हमारी बॉडी के काम के, मतलब हमारी बॉडी इसको डायरेक्टली यूज कर सकती नहीं है। तो हमारे लिए जो आटा है, गेहूं है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमारे डायरेक्टली काम का नहीं है। उसको तोड़ो, पीसो, आटे के लोट बनाओ, फिर सेको, तब काम का है, तब हमारी बॉडी इसको यूज कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया है ऐसा है। सही बात समझ में आ रही है? अरे आगे ना आप देखो, हमको खाना चबाना पड़ता है, पता है? मगरमच्छ भी खाना चबाता नहीं है, तो ना साबुत निकलता है पूरे हिरण को, पूरे मछली को। उसके पेट, सोचो उसके पेट उसका कितना स्ट्रांग होगा सिस्टम, वो हड्डी तक को बचा देता है। इंसान को जो जलाता है ना, तो हड्डियां बचती है उसकी, हड्डियां नहीं जलती। समझे नहीं बात? हड्डियां, अस्थियां, अस्थियां मतलब हड्डियां, हड्डियां नहीं बचती। सॉरी, हड्डियां जो है वही, बाकी सब पार्ट जल जाएगा, हड्डियां ही से बचती है उसकी। इतनी स्ट्रांग हड्डियां हैं। सोचो उस क्रोकोडाइल के पेट में कितना स्ट्रांग होगा उसका उसका पाचन तंत्र, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि वो हड्डी तक को गला लेता है। हर जीव का पाचन तंत्र अलग होता है, हमारा अलग है, ठीक है? जो क्रोकोडाइल है उसका अलग है, गाय का अलग है। तो गाय का काम नॉन जो मीट उससे चलेगा नहीं, उसको क्या चाहिए? घास चाहिए, वो घास से अपना काम चला लेगी। गाय को आप दे दोगे वो गेहूं वो खा लेगी, उसका काम चल जाएगा, पर हमारा काम चलेगा नहीं गेहूं से। बात समझ में आ रही है आपको? समझ गए? तो हमारे लिए ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब मैं आपको बोलूँ ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, आपको माइंड में आ जाना चाहिए ये। अरे यस और नो? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ओके? और ये जो है अमीनो एसिड, ये सब सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस। कोई दिक्कत है? तो जब मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? ये मैं जब बोलता हूं सिंपल, मतलब क्या है? ये। अब पता है हम जब खाना खाते तो क्या होता है? तो अब सिर्फ एक चीज हो रही है, ये सारे कॉम्प्लेक्स को तोड़ के क्या बनाना है? सिंपल। एक बार बन गया, फिर सुनना, अमीनो एसिड कहां घुस गया? ब्लड में। फिर फैटी एसिड कहां घुस गया? ब्लड में। फिर ग्लूकोज कहां चला गया? ब्लड में। फिर ब्लड इन तीनों को लेके जाता है सेल में। कहां लेके जाता है? और सेल
अमीनो एसिड से वापस बनाता है प्रोटीन। कितना अजीब है, सोचो, प्रोटीन मौजूद था, सीधे ले लेते यार, आखिर वापस से बनाना वही है। अजीब तंत्र नहीं हमारा। देखो प्रोटीन आया था, पर दिक्कत, देखो दिक्कत यहाँ पे थी। ये सिस्टम अलाउ नहीं करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन को जाने को अलाउ करेगा नहीं, वो किसको अलाउ करेगा? अमीनो एसिड को। वो चला गया, फिर ब्लड उसको लेके जाएगा सेल के अंदर में, और फिर सेल उससे वापस से क्या बना देगा? प्रोटीन। फिर सेल इससे क्या बना देगा? वापस से फैट, और इससे क्या बना देगा? वापस से कार्बोहाइड्रेट, जो भी है, एनर्जी जो भी है। सर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में चला भी गया तो भी वो सिलेक्टिवली पर में वो मेमोरी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हमारे तंत्र में नहीं जाएगा। चला भी गया, ठीक है, नहीं जाएगा, अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हैक नहीं होता बेटा, है ना। ये महान हैकर ने बनाया हुआ सब, जो सबका सबसे बड़ा हैकर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, तो डाइजेशन का मेन मकसद क्या है? कॉम्प्लेक्स को तोड़ के क्या बनाना? सिंपल, बस यही करना है। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ना है, सिंपल बनाना है, ये ऑटोमेटिक होता नहीं है। इसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। जब मैं बोलता हूं कैटलिस्ट, इसका मतलब होता है एक केमिकल। समझ गए? एक केमिकल है ये। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसे हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। वो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बनाएंगे? सिंपल सब्सटेंस, और इनको ही हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब जब मैं वर्ड बोलूंगा एंजाइम, तो आप ये समझ लो ये वो चीज है जो सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगी? सिंपल। आपके मन में ये आ जाना चाहिए। अब मैं बोलूंगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एंजाइम तोड़ेगा, मैं एंजाइम है, आपके माइंड में से आ जाना चाहिए। ओके, कॉम्प्लेक्स तोड़ के सिंपल बनाएगा। अब प्रोटीन को तोड़ना है अमीनो में, क्योंकि ये अकेला एंजाइम नहीं है, अकेला केमिकल नहीं है, बहुत सारे केमिकल है जो काम करेंगे। ओके, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, अभी मैं आपको ये क्यों पढ़ाया सब? मैंने आपको अभी ये इसीलिए पढ़ाया कि ओके, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर ये टूट के क्या बनते हैं? अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज। सही है? तो इनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फंगस पे, आते हैं मशरूम पे। पता है कौन सा था? सेप्रोट्रोपिक। इससे पता है हम अलग क्यों है? वो भी तो मरी चीजों खा रहे हैं, हम भी मरी चीजों खा रहे हैं। हम दोनों अंतर क्या होता है? हम दोनों में ये अंतर देख, हम जब रोटी खाएंगे, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो उस फंगस का, वो जो हमारे ब्रेड के ऊपर फंगस लगी है ना, उसका एक ही मकसद है। वो जो ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद है? जो भी प्रोटीन मौजूद है, जो भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, बस उसको अपने बॉडी के अंदर लेना। ये फंगस। ये कौन है? फंगस। बस समझा? ये कौन है? ब्रेड। ये बात समझ आ रही है? ब्रेड के अंदर क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसको भी वही चाहिए, पर अगेन दिक्कत इसको वही है, इसके लिए डायरेक्टली काम का नहीं है। इसको भी क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा अमीनो एसिड में, इसको तोड़ना पड़ेगा शुगर में या ग्लूकोज में, और फैट को तोड़ना पड़ेगा फैटी एसिड में। कोई दिक्कत नहीं। ये काम हम कहाँ पे करते हैं? बॉडी के अंदर। ये लोग ये बॉडी के बाहर करते हैं। तो कैसे करते हैं? फंगस जब एक ब्रेड के टुकड़े को आएगा ना, ठीक है, तो एक केमिकल क्या छोड़ेगा? अपने मुंह के ऐसे उल्टी करेगा, समझ लो, एक केमिकल छोड़ेगा। ये केमिकल कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं निकलते, ठीक है। हमें मुंह से रोटी आई बड़ा, फिर प्रोटीन अमीनो बन गया, फिर पी लिया, ऐसा तो नहीं होता है। हम ऐसा नहीं करते। फंगस ऐसा करेगा। फंगस वो सारे एंजाइम्स अपने अंदर से बाहर निकालेगा, फिर बाहर ही प्रोटीन क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और ये क्या बन जाएगा? फैटी एसिड। और फिर अपने बॉडी के अंदर ये ले। ये फर्क है हम में और सेप्रोट्रॉप में। वो भी मरा हुआ जानवर खाते हैं, हम भी मरा हुआ जानवर खाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? कि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बॉडी के बाहर तोड़ लेते हैं, और फिर सीधा सिंपल को अपने अंदर लेते हैं।
हम कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल अपने अंदर बनाते हैं, और सिंपल जाता है ब्लड में, और ब्लड से हो जाता है सेल में, और सेल वापस से क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स। ये हम में अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और जो ह्यूमन वाला है होलोजोइक, उसमें फर्क समझ गए? Yes. कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, इस टॉपिक तो कोई भी डाउट? पक्का? डन? श्योर? तो ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। अब मैं आपको होलोजोइक के सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर लेके जाऊंगा, जिसका नाम है अमीबा। अमीबा खाना कैसे खाता है? इस दुनिया में दो तरह के जीव है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा? 9th में। क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर जीव, जिनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है। मतलब आप इस घर में बहुत सारी ईंटें लगी है तभी घर बनाए ना, तो ये घर मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर वो घर है जिसमें एक ही ईंट है, एक ईंट वाला घर। यू कैन इमेजिन। मतलब जो यूनिसेलुलर, देखो हमारी बॉडी में मिलियंस, ट्रिलियन, सॉरी मिलियन तो बहुत कम है, ट्रिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ट्रिलियंस ट्रिलियन सेल्स, बहुत सारे सेल्स, मतलब उनका नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है? इतने सारे सेल मिलके रेस्पिरेशन करते हैं, खाना पचाते हैं, किडनी का काम करते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, मसल्स, दिमाग, आंखें, इतने सारे सेल मिलके ये काम करते हैं। अब ये जोरदार है, हमको हमको चलना है तो इतने सारे सेल चाहिए। अब ये मस्त है, उसको चलना है तो भी एक सेल, खाना खाना है तो भी एक ही सेल, बोलना है तो भी एक सेल, देखना है तो भी उसको दिखता है, वो मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एग्जाम्पल दिया, समझा रहा हूं। वो अपना हर एक काम उस एक सेल से ही करता है। बात समझ में आ गई? तो अमीबा खाना कैसे खाता है हम वो पढ़ेंगे। फिर कहता है पैरामीसिया, ये भी एक यूनिसेलुलर जीव है, ये खाना कैसे खाता है हम वो देखेंगे। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बुक में इन दोनों का जिक्र है, अब जिक्र है तो क्वेश्चन करके बन सकता है, ठीक है? पर ये जो अमीबा वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, ठीक है? सो पढ़ेंगे इसको कि अमीबा खाना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अमीबा, पता होगा वो स्यूडोपोडिया बनाता है वो, जैसे यूं है ना, देखा था ना वो, पहले देखा होगा 7th में, तो बस वही पढ़ना। ये पढ़ लेते हैं, फिर ह्यूमंस का नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन का न्यूट्रिशन, ठीक है ना? ह्यूमन का, और फिर उसके बाद में आ जाएगा रेस्पिरेशन, ठीक है? अब अमीबा कैसे करता है तो देखो, बड़ा ही मस्त प्रोसेस है। आप अपना जो डायग्राम है बुक में वो देखना, डायग्राम भी दिया हुआ है। अच्छा आप इस दुनिया में वैरायटी देखो, अमीबा भी यूनिसेलुलर, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर। कितना अजीब होता है अमीबा। मान लो कि मैं अमीबा हूँ, एक ही सेल है पूरा, तो खाना इधर आएगा तो मैं यहाँ से अंदर एंट्री मार लूंगा उसको, खाना यहाँ है तो मैं यहाँ से अंदर एंट्री दे दूंगा, उसके बॉडी के किसी भी जगह से खाना अंदर घुस सकता है, ठीक है? पैरामीशियम ऐसा नहीं है, पैरामीशियम का एक फिक्स जगह होती है बॉडी में, बस खाना वहीं पहुंचना चाहिए, तभी उसके अंदर, वरना उसके अंदर खाना के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। देखो है यूनिसेलुलर जीव, तो वहां पे कितनी वैरायटी है, बात समझ में आ रही है? तो अब अमीबा क्या होता है? एक सिंपल सा यूनिसेलुलर जीव है अमीबा, ओके? सो देखो ऐसा होता है अमीबा का शेप, इरेगुलर शेप होता है, ओके? वो यू होता है। पता है अमीबा क्या खाता है? छोटे छोटे बहुत ही बारीक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसे हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं, और नॉट प्लैंक्टन्स, कुछ पानी में आता है ऐसा, तो बहुत छोटे होते हैं वो, ठीक है? और बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं पानी के अंदर, ये उनको खाते हैं, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। अब कैसे खाता है देखो, तो मान लो कि कोई भी फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, क्लियर है?
ये फूड पार्टिकल है, ये इसकी बॉडी के पास में है, मान लो कि यहाँ से आया, उसको भूख लगी है, तो क्या करेगा ये, इसकी बॉडी में कुछ ऐसा मान लो बॉडी में सेंसर्स होगा, जो गाड़ी में होता है ऐसे सेंसर नहीं, कुछ और सेंसर्स होता है, केमिकल वाला सेंसर्स होता है, ठीक है। उसको मालूम पड़ जाता है, इसकी आंखें नहीं होती थी, पर वो सेंसर से मालूम पड़ जाता है कि भैया अब माल पास में आ गया है, डकार भर लो भाई, है ना ऐसे। तो क्या होगा, जैसे खाना पास में आएगा ना, तो ये है ना अपने ऐसे अपने बॉडी में ना तो ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे खाना अंदर फंस जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे ये ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसे? सो आप जानते हैं क्या मतलब है स्यूडो का मतलब? झूठ फूट के हाथ पाते, इसके हाथ है, ये झूठे मोटे हाथ है, सच में थे ही नहीं, देखो झूठे हाथ, ओके, उसके झूठे हाथ बन जाते हैं, स्यूडोपोडिया बन जाता है, ठीक है। और तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में यहाँ से दरवाजा बंद हो जाएगा, यहाँ से, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम, ओके, ये तो ऐसे ऐसा तो रहेगा, यहाँ से दरवाजा बंद और ये खाना अंदर पैक, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? खाना पैक। देखो रास्ता बंद, रास्ता बंद, खाना पैक हो गया, फूड, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो फूड वैक्यूल बन जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा अब समझना बेटा, ये भी तो एक जीव है, इसको भी क्या चाहिए? एनर्जी और न्यूट्रिएंट। अब इसको वो कहाँ से मिलेंगे? इसके अंदर से मिलेंगे, पर इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा और फैट्स होगा, पर इसको क्या चाहिए? अमीनो एसिड। तो इसको भी वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लाना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स, है ना। तो सिंपल, ये जो फूड वैक्यूल है ना, अब इसके अंदर में वो छोड़ेगा बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम छोड़ेगा, ठीक है। और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के क्या बना देंगे? सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। और वो जैसे सिंपल बनेगा ना, ओके, आफ्टर सम टाइम, और वो वापस से अपना शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। और ये खाना टूट के सिंपल सब्सटेंस बन गए, सही है, और खाना पूरे बॉडी में फैल जाएगा। समझ गए? अब ये जैसी है अगेन, भाई खाते हैं तो जाना भी पड़ता है, सही बोला ना मैंने भाई, है ना? हाँ, कंटिन्यू। तो भाई खाते जाना ही पड़ता है, तो इसको भी जाना पड़ेगा, तो इसका भी वेस्ट निकालने का मस्त तरीका होता है, ठीक है ना। सुबह वॉशरूम नहीं जाता ये, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसेस होगा, सेम। देखो देखो, इसका जो वेस्ट बनेगा ना, वेस्ट, मान लो कि ये वेस्ट है इसका, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, एक फूड वैक्यूल बनेगा, मतलब एक वेस्ट का वैक्यूल बनेगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में है ना, ऐसे अंदर ही अंदर ना ऐसे दीवार बनेगी, ऐसे बने, ठीक है। और फिर ये दीवार गायब हो जाएगी बॉडी से बाहर। कितना अजीब जीव है ये। इसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस। एंडो से तो अंदर लेता है, ये अंदर की बात कर रहा है, हाँ ये अंदर लेने की बात कर रहा है, एक्स इसमें वो नहीं है। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो अंदर आता है, तो ठीक है, तब डीप में कौन खत्म हो जाएगा? नहीं होती ना, वो दीवार वापस बना देता है। मैंने बताया सर कि पहले दीवार यहाँ होती है ऐसे, और यहाँ ऐसे होता है, ठीक है, ये वेस्ट। फिर ये अपनी दीवार पीछे बनाएगा ऐसे, और फिर ये दीवार हटा देगा। तो देख अभी तो सीन तय ही है, ये है भगवान ने स्वतंत्र दिया है ऐसा। क्लियर है? ये अमीबा का फूड प्रोसेस है। क्लियर? आपको जो बुक में डायग्राम दिया है ना, बस ये चार आपको वो याद करना, ठीक है। चार आगे पांच है, चार है ना, बस वो याद रखना। क्लियर है? ये हो गया अमीबा। अब आते हैं पैरामीशियम पे। देखो बुक में पैरामीशियम का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, पर मैंने फिर भी नोट्स में उसको आपको अवेलेबल कराया है, ठीक है। आपको ये फोटो दिख रहा है पैरामीशियम, ये दिख रहा है फोटो, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। ये है, ये भी एक यूनी सेलुलर जीव है। इसका ये खास जगह, खाना यही पहुंचना चाहिए, इसे माउथ बोलते हैं इसका। समझ आई? खाना यहाँ पहुंचेगा। देखो अंदर कोई चिंता नहीं है, खाना यहाँ से पहुंचा तो भी अंदर, यहाँ से आया तो भी एंट्री, सब जगह से एंट्री है, और जहां से निकाला वहां से निकल देगा, कोई मगजमारी नहीं है इसकी, ठीक है। अब पैरामीशियम थोड़ी मगजमारी है, बड़ी मगजमारी है इसकी।
खाना वहां पहुंचाओ, फिर निकालना तो अलग रास्ता, थोड़ा बहुत हमारे जैसा। ठीक है, तो अब पैरामीशियम में क्या होता है वो देख लो, हल्का सा जिक्र है। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, तो देखो ऐसा कुछ होता है पैरामीशियम का फोटो। आपने वो देखे हो वो आपने पता है वो अपन वो क्या खेलते हैं उससे, बॉल रोल करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ वो कौन सा आता है स्पोर्ट्स है, उसका नाम क्या है? वो सब कुछ गिर जाता है। हाँ वो कुकड़ियाँ खड़ी होती है। हाँ वो कुकड़ियाँ, अबे संतोलिया नहीं रे, अरे वो 7 बॉल सर होती है, तो गाइस की बॉल डालते हैं तो वो कैसे निकाल कहते हैं? ले रखता हूँ साथ। वो बॉल से पटाखा। तो क्या तेरे पास बता। बॉलिंग सर ये ऐसा होता है? हाँ बॉलिंग, ठीक है। यार वो जोर से बोला बच्चे ने इसके बाद लोग ओ माय गॉड अब डर रहा है अच्छी बॉल येलो कलर में पहनना है अच्छी ना भाई वो ले इसको आई बस आई नहीं जा रहा ओके अब सुनो, अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये कौन है पैरामीशियम। देखो मान लो कि देखो बेटा, मुझे बात बताओ, पैरामीशियम किसी जीव को खाता होगा। अब कौन सा जीव अपने आप को जानबूझ के उसकी मौत के मुंह में झुकेगा, तो होगा नहीं। तो कोई गारंटी है कि देखो सबसे बढ़िया मुझे लगता है अमीबा है, कोई झंझट ही नहीं, जहां से यहाँ से लपेट लेगा। सीलिया को मुझे बहुत दिक्कत है, खाना मान लो कि यहाँ आ गया तो फिर यहाँ कैसे पहुंचेगा, भूख लगी है तो। इसके बॉडी पे ना बहुत सारे बाल होते हैं, इसे बोलते हैं सीलिया, पढ़ा था 9th में, तीसरी चैप्टर पढ़ा होगा, सीलिया होता है। ठीक है, तो जैसे आएगा खाना पार्टिकल, ये जाएगा नहीं जी, इस बालों के जंगल में फंस जाएगा, फंस गया। फिर ये बाल है ना ऐसे ऐसे पुश करेंगे, ऐसे ये हिलते रहते हैं, ऐसे पुश, तो यहाँ से फिर ये रोल हो गया, पहुंचाएगा खाना यहाँ पे। फिर ये बाल ऐसे आगे में पुश करेंगे तो खाना यहाँ पे, यहाँ से 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 अंदर, कार्टून जैसा है। सर कोई इसका इस प्रश्न में अगर खाट छूट गया तो किस्मत खराब, नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम, और तो क्या बोल सकता हूँ, समझ गए, डन। तो ये और फिर वही सेम फूड वेक्यूल बनेगा, ठीक है, फिर एंजाइम निकालो और रास्ता है। भाई समझ गए, कोई दिक्कत है भाई। अब नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमंस का पूरा डीप डिस्कस करेंगे। नहीं अलग है भाई, रास्ता होता है पूरा, वो मैंने बनाया नहीं है। अच्छा सुनो, अभी एक और चीज, नोट्स, मैंने ये जो नोट्स बनाए थे इस चैप्टर के थोड़े डिटेल में नोट्स है, 36 पेज के नोट्स है। आगे पीछे करोगे तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 18 हो जाएंगे। अब अगर प्रिंट निकालते हो तो उसको भाई को सामने से बोलना कि बोथ साइड प्रिंट करे, सिंगल साइड करेगा तो फिर ये आधा चौपड़ा अपना थोड़ा कर दो, अपना मैथ का चौपड़ा हो जाएगा ये नया वाला। तो ठीक है, और प्रॉपर नोट्स है, हर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें, ठीक है ना। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बनाएगा, तो आपको पढ़ के भी एकदम इजी है ना। बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिया हुआ है, एक चीज वहां पे एक चीज वहां पे, तो थोड़ा लिंक नहीं कर पाए सर, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मतलब ये तैयार नहीं, चलिए स्टॉप।